नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि जब भी हम लोग आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कलिंगा पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया था? बताइएगा क्या जाएगा। यूनेस्को है, CSIR है, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग है, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो बताएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। साइंस के हम लोग बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और एक बार सभी लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न आपके सामने कलिंगा पुरस्कार की बात करेंगे। कलिंगा पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, जो कलिंगा पुरस्कार है, इसके संदर्भ में आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जो ये कलिंगा पुरस्कार है, ये विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कलिंगा पुरस्कार की बात करेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये कलिंगा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कब दिया गया है, तो आप करोगे 1952 में, 1952 में पहली बार जो है ये कलिंगा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? तो अगर हम लोग बात करें पहली बार कब दिया गया है, तो ये कलिंगा पुरस्कार तो ये दिया गया है 1952 में, 1952 में पहली बार दिया गया है। और जो ये कलिंगा पुरस्कार है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रुपए की जो सहायता प्रदान किया जाता है, कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? तो देखो, पहले जो है $20,000 मिलता था। ठीक है, कितना? तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो $20,000 मिलता था, और इसको बढ़ा करके अभी क्या कर दिया गया है? तो अभी $40,000 कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी कितना? तो अभी $40,000 मिलता है कलिंगा पुरस्कार के साथ, और 1952 से प्रदान किया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है, कौन देता है? तो आंसर कर देंगे यूनेस्को। ठीक है, कौन देता है? यूनेस्को देता है। और यूनेस्को की अगर हम लोग बात कर लें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है 1945 में, 1945 में इनकी स्थापना हो रही है। और इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो इनका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हो रही है, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे। ठीक है, और पेरिस अगर आपसे बोले किसकी राजधानी है, तो ये तो सबको पता है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को के संदर्भ में एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनेस्को ने भारत में 41वां विश्व विरासत स्थल, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को ने 41वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना, तो आप आंसर करोगे शांति निकेतन को। ठीक है, यूनेस्को ने भारत में 41वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना, तो आप कहोगे शांति निकेतन को। 42वां विश्व विरासत स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे होयसल मंदिर को। और ये होयसल मंदिर कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ पर? तो होयसल मंदिर जो है ये कर्नाटका में है। और 43वां जो विश्व विरासत स्थल चुना है वो कहाँ पर? तो वो मोइद्दम को चुना है, जो कि कहाँ पर है? जो कि असम में है। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, कलिंगा पुरस्कार जो है 1952 से दिया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। कलिंगा पुरस्कार के तहत $40,000 की जो है सहायता दी जाती है। और देता कौन है? तो यूनेस्को देता है। यूनेस्को की स्थापना हो रही है 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। और यूनेस्को के संदर्भ में याद रखेंगे, यूनेस्को ने भी 41वां विश्व विरासत स्थल भारत में शांति निकेतन को चुना है, 42वां जो है होयसल मंदिर को, और 43वां अगर हम लोग बात करेंगे तो मोइद्दम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं? अर्नेस्ट हैकल है, ई वार्मिंग है, चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स एक्टन है। कई बार ये प्रश्न करा चुका हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए बार बार कराता हूँ, ताकि इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में अगर देखा जाए, आपके सामने आए, तो आप गलती मत करो। और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं, क्या आंसर करेंगे? दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे आप लोग, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पारिस्थितिकी तंत्र पूछे, इकोसिस्टम आपसे पूछेगा, तब आप करोगे किसको? ट्रांसले को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे इकोसिस्टम पूछ ले, पारिस्थितिकी तंत्र पूछ ले, तब आप आंसर करोगे किसको? तब आप आंसर करोगे ट्रांसले को। ठीक है, याद रखेंगे, तब किसको? तब आप ट्रांसले को आंसर करोगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पारिस्थितिकी की बात करेगा, तो पारिस्थितिकी के लिए हम लोग किसको? अर्नेस्ट हैकल को याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कथन कारण वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। बताइएगा, सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है।
और कारण में आपको दे रहा है कि जो सौर विकिरण है ये हरे पौधों के द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कथन कारण वाला प्रश्न है और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जो सूर्य अभिताप होता है ये जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके और मेरे लिए भी बेहतर हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आप आसानी से और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ सकें और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो भी आपको पर्सनली यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हो जाएगा। तो सौर्य अभिताप अगर हम लोग बात करेंगे तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ये बिल्कुल एकदम सही है क्योंकि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या कर रहा है। सूर्य अभिताप जो होता है वो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि जो सौर विकिरण होता है वो हरे पौधों के द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक गति प्रेरक का कार्य क्या होता है। गति प्रेरक मतलब समझ रहे हो, गति प्रेरक मतलब पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर। तो जो पेस मेकर होता है, ठीक है, एक जो गति प्रेरक होता है, पेस मेकर होता है, उसका कार्य क्या होता है। यह हृदय स्पंदन को कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह को तेज करता है। क्या हो जाएगा। तो पेस मेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो पेस मेकर क्या होता है बताइएगा, इसका कार्य क्या होता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे गति प्रेरक का पेस मेकर का कार्य क्या होता है। हृदय स्पंदन कम करता है, हृदय स्पंदन को समंजित करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। क्या हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। क्या करेगा, हृदय स्पंदन को समंजित करता है। समंजित मतलब नियंत्रित करता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। क्या करता है, मेंटेन करके बैलेंस करके चलता है। तो जो पेस मेकर होता है ये क्या करता है, तो ये गति प्रेरक को क्या करता है, मेंटेन करके चलता है, एक बैलेंस वाली स्थिति बना करके चलता है, समंजित करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा कम होने देता ना ज़्यादा होने देता, एक बैलेंस की स्थिति। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है, बताइएगा क्या हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है, आपसे पूछ रहा, बताएंगे। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है ये बताइएगा। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रियान्वित नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। तो बताइएगा अंतर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है ये बताएंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो देखो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम जो होता है ना उसमें मुख्य जो अंतर होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है, ये नाभिकीय रिएक्टर जो है तो ये इसमें क्या होता है, इसमें श्रृंखला का जो अभिक्रियान्वयन होता है ना वो नियंत्रित होता है। ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर करेंगे। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जो श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन होता है वो क्या होता है, वो नियंत्रित स्थिति में होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा और यही हमारा अंतर होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय है, सीता है, ग्रीन प्लैनेट है, हर्मीज है। क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा सभी मेरे भाई बहन। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। गाय है, सीता है, ग्रीन प्लैनेट है या फिर हर्मीज है। क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ग्रीन प्लैनेट है, याद रखेंगे। क्या है, तो ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी को क्या करते हैं, तो नीला ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन प्लैनेट कहा गया। और उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो यूपी वालों की, यूपी बिहार वालों की तो बात ही अलग है ना, यूपी बिहार वालों की बात ही अलग है। तो यूपी की जो प्राइमरी बुक्स है ना, तो यूपी की प्राइमरी बुक्स में पृथ्वी को हरा ग्रह भी कह दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा, ग्रीन प्लैनेट कहा गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पृथ्वी को ऐसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है, तो बताइएगा। तो मानव के अंगों में अगर हम लोग बात करेंगे
तो हानिकारक विकरणों से अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? आँख है, हृदय है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आँख है, हृदय है, मस्तिष्क है या फिर फेफड़ा है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोल कृमि निमिटोड से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया है, फ्लोरोसिस है, इंसेफ्लाइटिस है या फिर कुष्ठ रोग है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गोल कृमि निमोटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो बताइएगा फाइलेरिया है, फ्लोरोसिस है, इंसेफ्लाइटिस है या फिर कुष्ठ रोग है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। गोल कृमि से अगर हम लोग बात करें, निमोटोड से होने वाला रोग कौन सा है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए और एक बार मैं भी अपने स्तर पर सेशन को जो है शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट का समय दे दीजिए और शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन अभी नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो एक बार मैं शेयर कर दूं ताकि उन लोगों तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा। गोल कृमि और निमोटोड से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया। अच्छा, फाइलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो फाइलेरिया जिसको आप हाथी पाँव भी कहते हो, ठीक है, फाइलेरिया जिसको आप हाथी पाँव भी कहते हो, तो फाइलेरिया और मलेरिया, ठीक है, इन दोनों की बात कर लें तो ये दोनों कैसे हो रहे हैं? फाइलेरिया और मलेरिया दोनों कैसे हो रहे हैं? प्रोटोजोआ से हो रहे हैं। याद रखेंगे दोनों कैसे हो रहे हैं? तो दोनों प्रोटोजोआ से हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे बन जाते हैं। मलेरिया फाइलेरिया दोनों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे किससे? तो प्रोटोजोआ से हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है घास स्थल के आधार पर, कृषि उत्पादन के आधार पर, वायुमंडलीय संतुलन के आधार पर या फिर आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो बायोस्फीयर रिजर्व आपके जो होते हैं, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं तो वो किस आधार पर होते हैं? घास स्थल के आधार पर होते हैं, कृषि उत्पादन के आधार पर होते हैं, वायुमंडलीय संतुलन के आधार पर होते हैं या फिर आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर होते हैं? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर होते हैं। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको 4 कथन दिए गए और आपको बताना है कोई एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस जो है शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की। देखो ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना, एकदम माइंड क्लियर कर लो और खूब अच्छे से समझ लो कि ये जान लो कि ये एक प्रश्न नहीं है, ये एक प्रश्न में ना 4-4, 5-5 प्रश्न है। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछ लेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे ये प्रश्न खूब पूछा गया कि जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बन गया कि शुष्क बर्फ क्या होती है। तो ये मत देखिए कि ये एक प्रश्न है, ये देखिए कि एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है। टेलीफोन का आपसे पूछ लिया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का किसने किया, एक्सरे की खोज किसने की, इस तरीके से। तो एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न है, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। किसी भी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं बल्कि क्या कहलाता है, बल्कि विखंडन कहलाता है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसको कोई गलत नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्या जाएगा, तो विखंडन हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या होता है, विखंडन कहलाता है, संलयन नहीं कहलाता भी। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। गलत वाला बताना था, वही गलत हमारा। फिर से एक बार कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बार कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो बताइएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग तड़ित चालक के संदर्भ में बात करेंगे तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा। तो जो तड़ित चालक होते हैं, ठीक है, ये इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। आप देखोगे कि इमारतों के ऊपर जो होता है ना, एक रॉड वॉड लगा दी जाती है। जैसे आप लोग घर है तो घर के ऊपर क्या होता है, एक रॉड लगा दी जाती है, कोई एंटीना या फिर इस तरीके से कोई चीज़ लगा दी जाता है। उससे क्या होता है कि जो बिजली गिरती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि बिजली जो गिरेगी ना, तो ये क्या करेगा, ये रॉड जो है ये बिजली को अवशोषित कर लेगा और इसको नीचे पृथ्वी के पास भेज देगा, ऐसा कहा जाता है।
तो उसी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि जो तड़ित चालक होते हैं ये इमारतों को नष्ट होने से बचा देते हैं। तो जो बिजली गिरने वाली होती है, घर पे गिरने वाली थी, वो उसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ कर लेता है, तो घर पे बिजली नहीं गिरेगी तो इमारत नष्ट नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल एकदम सही है। और ये क्या होते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो ये बात भी क्या है, तो एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तड़ित चालक जो होता है वो इमारतों को नष्ट होने से बचा लेता है, क्योंकि ये आवेश को क्या कर देते हैं, पृथ्वी तक भेज देते हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और कोई एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये बताइएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न में ना 4 प्रश्न छिपे हुए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इस वाले सेशन को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि कार्डियोग्राफ का काम क्या होता है, कार्बोरेटर का काम क्या होता है, मैनोमीटर का काम क्या होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सिस्मोग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पृष्ठतल की वक्रता को, यही तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिस्मोमीटर की हम लोग बात करें, सिस्मोग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो ये भूकंप की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भूकंप की, ठीक है, जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापने का काम होता है। और किस यंत्र पर होता है, तो रिक्टर स्केल पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी यहाँ पर आंसर कर दोगे, यही हमारा गलत है और गलत ही आपको बताना था। ठीक, बाकी सारे सही है। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है बताइएगा, एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति है, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है, या फिर मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक है। बताइएगा, जैनिको प्रौद्योगिकी की हम लोग बात करेंगे तो ये एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति है, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है, मोतियाबिंद से बचाने की तकनीक है। क्या हो जाएगा, तो जैनिको अगर हम लोग प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, चलो जैनिको अगर हम लोग प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी। ठीक है, जेनेटिक नाम सुना है ना, तो उसी से बना है जैनिको। तो जैनिको प्रौद्योगिकी हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। ठीक है, तो जरा एक बार मुझे बता दो, जरा मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि आनुवांशिक रोगों में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो आनुवांशिक रोगों में आते हैं। अच्छा, जरा मुझे बताओ फटाफट, मोतियाबिंद जो है, तो मोतियाबिंद जो है तो ये आनुवांशिक है या नहीं। मोतियाबिंद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आनुवांशिक है या नहीं, जल्दी से बताओ, मोतियाबिंद है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें हीमोफीलिया, अगर हम लोग बात कर लें, हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक है या नहीं, जरा इसको बताओ। हीमोफीलिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आनुवांशिक है या नहीं, ये बताओ। रतौधी अगर हम लोग बात कर लें, रतौधी जो है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है, तो ये, ठीक है, रतौधी नहीं, वर्णांधता। ठीक है, रतौधी, चलो अच्छा रतौधी भी बता दो, रतौधी बता दो, वर्णांधता बता दो। ठीक है, क्या कर लो, वर्णांधता अगर हम लोग बात कर लें, वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता अगर हम लोग बात कर लें, रतौधी अगर हम लोग बात कर लें, तो ये सब जरा बताओ फटाफट, ये सब क्या है, तो ये सब आनुवांशिक हैं कि नहीं है, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, रतौधी, वर्णांधता, मोतियाबिंद, हीमोफीलिया, ये सब आनुवांशिक है या नहीं है। चलिए जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, थायमिन है, तो बताइएगा क्या जाएगा, तो थायमिन विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B1 है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। और विटामिन की अगर हम लोग, विटामिन वाला चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, तो उसको जरूर पढ़ लिया, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो विटामिन वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बताएंगे क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। तो थायमिन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका विटामिन B1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन B1 जो है ये थायमिन हो जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है, याद रखेंगे क्या हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है किसका, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपको सारे विटामिन के नाम याद होने चाहिए। अगर हम लोग B2 की बात करेंगे तो B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का नाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। B6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो B6 का नाम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो B1 B2 B6 सब याद रखना है। ठीक है, C की हम लोग बात करें, C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एस्कॉर्बिक एसिड। और B और C के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो B और C होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो B और C के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो B और C होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। याद रखेंगे, B और C क्या होते हैं, तो जल में
घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायमिन क्या है, तो विटामिन B1 है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, 2,4-D ये क्या है, तो बताइएगा कीटनाशक है, विस्फोटक है, कवकनाशी या फिर खरपतवारनाशी है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 2,4-D बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, 2,4-D अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये एक कीटनाशक है, कवकनाशी है, विस्फोटक है या फिर खरपतवारनाशी है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। 2,4-D क्या है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, एक खरपतवारनाशी है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, खरपतवारनाशी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विकसित देशों के द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक बताइएगा। तो टर्मिनेटर तकनीक के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। तो विकसित देशों के द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है। टर्मिनेटर तकनीक जो है ये क्या उपलब्ध कराती है, जैव तकनीक के द्वारा बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। ट्रांसजेनिक बीजों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर उत्तम गुणों को संचारित करती रहेगी। फसल के रोगों को चयनित समाप्ति हेतु या फिर संकर बीजों को जो खाए जो जा सकते हैं किंतु उगाए नहीं जा सकते, क्या हो जाएगा। तो विकसित देशों के द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक क्या उपलब्ध कराती है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। जैव तकनीक उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने का काम करती हैं, ठीक है, सुनिश्चित की गई हैं, तो उनको। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर देना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर देना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक तरफ आपको कुछ दिवस दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको, ठीक है, दिया गया है, कुछ दिवस दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ तारीखें दी गई हैं और आपको क्या करना है, मिलान कर देना है। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात कर लें तपेदिक दिवस की बात कर ले, तो तपेदिक दिवस जो होता है ना, तपेदिक जो दिवस होता है ना, ये 26 मार्च को नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये 26 मार्च को नहीं होता है। तपेदिक दिवस, टीबी या फिर कहें क्षय रोग दिवस जो होता है, ये होता है 24 मार्च को। ठीक है, कब होता है, 24 मार्च को होता है। विश्व तपेदिक जो दिवस होता है ये होता है 24 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24 मार्च को अगर हम लोग बात करें तो 24 मार्च को टीबी कहिए या फिर आप तपेदिक कहिए या फिर आप क्षय रोग कहिए या फिर इसी को आप यक्षमा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यक्षमा, इतने सारे नामों से आना जाता है। तो 24 मार्च को टीबी, तपेदिक, क्षय रोग या फिर यक्षमा, तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए दिख रहा है, तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं। एड्स दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 को किस वर्ष छोड़ा गया, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो अंतरिक्ष खोज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अपोलो 8 मिशन को कब लॉन्च किया गया, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अच्छा देखो, जो ये अपोलो 8 है ना, अगर हम लोग बात करें ये जो अपोलो 8 जो ये मिशन है ना, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा जो कि कहाँ की, नासा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ की, तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा के द्वारा अपोलो 8 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नासा की अगर आपसे स्थापना पूछ ले कि नासा जो है, तो नासा की, ठीक है, नासा की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 1958 में। ठीक है, क्या हो रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना इसकी क्या हो रही है, तो 1958 में हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, इसको हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो वाशिंगटन में आपको नासा का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया कब, 8 मार्च 1998 को। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 मार्च 1998 को। ठीक है, नेशनल नहीं होना चाहिए था, नेशनल एरोनॉटिक्स नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, नॉर्थ अटलांटिक क्या होना चाहिए था। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, ठीक है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये तो है, ठीक है, नेशनल है, नेशनल एरोनॉटिक्स है, क्या है भाई, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरुआती है ना, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, रुक जाओ भाई, क्या हो जाएगा, रुको एक मिनट चेक कर लेता हूँ भाई, चलिए चेक कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है,
नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल मैं सही हूँ भाई, बिल्कुल सही हूँ। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, तो गलत बताने से बेहतर है कि चेक कर लो, तो सही है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये नासा का फुल फॉर्म है, और इसका जो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्थापना 1958 में हो रही है, और हेडक्वार्टर जो है ये आपका वाशिंगटन में है। ठीक है, मुझे नाटो का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, नाटो और नासा मिक्स हो रहा था। नाटो का क्या है, तो नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो जो है तो ये क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नासा, तो ये दोनों मिक्स हो जा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। नाटो की स्थापना जो है ये 1949 में हुई है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आप कहोगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ पर, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। और नाटो की स्थापना, नाटो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म है 1949 में स्थापना हो रही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम मुख्यालय। और नासा की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1958 में हो रही है। नासा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्न अनुक्रम में बढ़ता है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसको बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, सभी अच्छे वाले मेरे भाई बहन, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार शेयर वेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, है ना। तो बाकी सारे जो भाई बहन हैं उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके, तो उनके एक बार आप लोग शेयर कर दिया करिए। ठीक है, रेगुलर इस तरीके के सेशंस चाहिए, तो एक बार आप लोग शेयर वेयर कर दो। क्या हो जाएगा इसमें बात करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। पहले जल पादप होगा, जल पादप के बाद फिर क्या होगा, तो घोंगा होगा, घोंगे के बाद बात करेंगे क्या हो जाएगा, मछली होगा, मछली के बाद हम लोग बात करेंगे तो पक्षी हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अनुक्रम में आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, और कारण कह रहा है कि सीएनजी ईंधन चालित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत है। तो बताएंगे, तो कूट वाला प्रश्न है, और आपको बताना है क्या इसमें सही होगा। एलपीजी जो है एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, और सीएनजी जो है तो ये ईंधन चालित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत हुआ है। तो बताइएगा इसमें क्या सही होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी, और ये साइंस की क्लास जो है ना वो रेगुलर आप लोगों के लिए चलने वाली है, रेगुलर चलने वाली है। तो ठीक है, आप लोग इस साइंस वाली क्लास के साथ जरूर जुड़ा कीजिए, और इसको लाइक शेयर भी किया कीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। एलपीजी अगर हम लोग बात करेंगे तो एक प्रदूषण मुक्त जो है वाहन ईंधन है, ये बात बिल्कुल एकदम सही है। एलपीजी की अगर हम लोग बात करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करें, ठीक है, तरल पेट्रोलियम गैस जो है तो ये एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, तो बिल्कुल एकदम सही है। सीएनजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीएनजी जो है ईंधन जो है चालित जो बसें हैं, इनको मेट्रोपॉलिटन शहरों में चलाया जाएगा, जो बड़े 10 लाख से जनसंख्या वाले जो शहर हैं, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीएनजी बसों को चलाया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि बड़े शहरों में जैसे दिल्ली बम्बई में देखोगे प्रदूषण बहुत हो रहा है, तो प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, सीएनजी बसों को, सीएनजी गाड़ियों को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग बात करें तो दोनों तो सही है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, बी हो जाएगा। सही तो दोनों है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। अत्यंत कम तापमान पर, उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है अति चालकता, अति चालक, सामान्य तापमान पर, या फिर अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। बताइएगा, तो अति चालकता जो होती है वो किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो सके। बताइएगा क्या जाएगा, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे क्या हो जाए, लाखों रुपए की बचत हो जाए। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, सामान्य ताप पर। ठीक है, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, सामान्य ताप पर, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता। बताइएगा, तो नहीं पाया जाता, आपसे ये पूछ रहा है कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन, खाने योग्य टीकों का उत्पादन, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, या फिर ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन। तो कौन सा ट्रांसजेनिक के द्वारा नहीं पाया जाता, इस प्रश्न का आंसर करेंगे।
क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रांसजेनिक के द्वारा नहीं पाया जाता, इसका आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। तो ये नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोनीकृत। अगर हम लोग बात करें तो जंतुओं का उत्पादन जो है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ इस पर काम चल रहा है, ठीक है, काम तो इस पर चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं ही है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से कथन कारण वाला प्रश्न दे दिया है आपको और इसका आंसर करना है। आपसे कथन कह रहा है कि गोल्डन राइस जो होती है वो जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर बताएंगे क्या सही हो जाएगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। आपसे कह रहा है गोल्डन राइस जो है तो ये जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। तो ये बात बिल्कुल एकदम सही है। गोल्डन राइस जो है तो ये जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए और जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी, और जो किसान हैं जो उगा रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए लाभप्रद है। ये तो बात तो बिल्कुल सही है। और क्यों लाभप्रद है, लाभप्रद क्यों है, क्योंकि चावल का जो पीलापन है वो क्या होता है, वो बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ यौगिक शरीर में क्या करता है, विटामिन ए से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण भाई, ठीक है, किसानों के लिए और उपभोक्ता के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण भाई, क्योंकि इस चावल में जो बीटा कैरोटीन है वो क्या कर रहा है, वो शरीर में जो है जो पीलापन है तो वो क्या कर रहा है, चावल का जो पीलापन है वो शरीर में बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है और विटामिन ए से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण दे रहा है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित कवक कहलाता है पाया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ जीवाणु जो है वो अपना भोजन संश्लेषित कर पाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन संश्लेषित कर पाते हैं। फिर कह रहा है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित कवक कहलाता है पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। पहला तो हमारा सही है लेकिन आर जो है ये गलत है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो क्या है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग सिनकोना की छाल की बात करें तो सिनकोना की छाल से, ठीक है, मलेरिया की उपचार के लिए दवा बनती है। और मलेरिया अगर हम लोग बात करें तो मलेरिया जो है तो मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी हैं, ठीक है, मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी हैं उनकी खोज किसने की है, तो आप कहोगे रोनाल्ड रॉस ने की है, ठीक है, किसने की है, तो मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी हैं उनकी खोज किसने की है, तो आप कहोगे रोनाल्ड रॉस ने की है मलेरिया फैलाने वाले परजीवी की। मलेरिया जो है ये क्या होता है, तो ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या होगा, तो मलेरिया जो है तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। कौन से, तो मलेरिया जो है तो ये प्लाज्मोडियम नामक क्या है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और मलेरिया फैलाने वाले परजीवी की खोज किसने की है, तो रोनाल्ड रॉस ने की है। मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा, मलेरिया दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो सिनकोना की छाल से जो मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती थी उसको किस कृत्रिम औषधि ने, ठीक है, प्रतिस्थापित किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, क्लोरोक्वीन हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, तो क्लोरोक्वीन कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में अगर कमी आएगी भाई तो क्या हो जाएगा, तो आपकी जो सांस की गति है वो क्या हो जाएगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, क्या हो जाएगी, तो सांस की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग होते हैं। इन पीले लैंपों पर किसका प्रयोग होता है, स्ट्रीट लाइट में अगर हम लोग देखेंगे सड़कों के किनारे जो लाइट्स लगी होती हैं उनमें आप देखोगे
तो क्या होगा, तो पीले लैंप्स का प्रयोग होता था। ठीक है, क्या होता था, पीले लैंप्स का प्रयोग होता था। तो पीले लैंप का जो प्रयोग होता है इसमें कौन सी गैस होती है, सोडियम होती है, नियॉन होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो कौन सी गैस होती है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, कौन सी, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अच्छा, सोडियम की बात आई है तो सोडियम याद रखेंगे, सोडियम एक धातु है और एक पोटेशियम है। ठीक है, कौन है, तो सोडियम है और एक पोटेशियम है। इन दोनों को आपको याद रखना है। ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको हम चाकू से कट कर सकते हैं, चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, चाकू से, ठीक है, कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी, तो सोडियम और पोटेशियम। तो ये पूछा गया आपसे, सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी हैं जिनको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। अगर हम लोग बात करें किसी भी वृक्ष की जो आयु है वो कैसे निर्धारित की जाती है, इसके भार से, इसकी ऊंचाई से, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या फिर इसकी जड़ों की लंबाई के आधार पर। तो ये प्रश्न मैं कई बार आप लोगों को करा चुका हूँ। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वृक्ष की आयु को ज्ञात कर लेते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ जो है अणु दिए गए हैं और उसमें उपस्थित तत्व दिए गए हैं और आपको यहाँ पर क्या कर देना, फटाफट मिलान कर देना है। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ आपको कुछ अणु दिए गए और दूसरी तरफ उनमें उपस्थित तत्व दिए गए। तो फटाफट बता दो क्या हो जाएगा। तो विटामिन B12 अगर हम लोग बात कर ले तो विटामिन B12 का आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। अगर आपको रासायनिक नाम पता है ना तो फिर आप इसको कर ले जाओगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहोगे साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन होता है। और साइनोकोबाल्मिन क्यों कहते हैं भाई, क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट मिलता है। क्या होता है, विटामिन B12 की अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन B12 जो है तो इसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 का क्या हो जाएगा, आप कोबाल्ट कर दोगे, पहले का दूसरा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया कि हीमोग्लोबिन जो पत्तियां जो हरा रंग होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो कौन सा तत्व होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो आप कहोगे मुख्य तत्व जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉरी 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 कहाँ पर दिमाग है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विटामिन B12 की अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन B12 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग जो लाल होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और उसमें क्या होता है, तो आपका लौह तत्व हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या, ठीक है, यहाँ पर चौथा कर दोगे तो बी का चौथा, तो पहले का दूसरा और बी का चौथा जो है आपको ऑप्शन संख्या कहाँ पर, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल की बात करेंगे, पत्तियों का रंग हरा होता है ना, क्लोरोफिल होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा तत्व होगा, तो आप कहोगे मैग्नीशियम होगा। कौन सा, मैग्नीशियम होगा। और पीतल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और क्या हो रहा है, तांबा और जिंक को मिलाकर बन रही है। पीतल अगर हम लोग बात करें तो पीतल और जो है तांबा और जिंक को मिला करके बन रही। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और, ठीक है, और चौथे का तीसरा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार, ये एक ही प्रश्न है लेकिन एक प्रश्न में कई सारे हैं। विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम पूछा गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल जो है तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम पूछा गया। पीतल मिश्र धातु है, किसको किसको मिला करके बनती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न, ये मत देखिए कि एक प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बताएगा। तो एक जो कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, थर्मोपाइल होता है, सौर सेलें होती है, डायनमो होता है, या फिर लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है। तो देखो अगर हम लोग बात कर ले भारत के संदर्भ में बात कर ले तो भारत ने अपना पहला जो उपग्रह लॉन्च किया था वो कब किया था, तो 1975 में भारत ने आर्यभट्ट नामक अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, भारत ने क्या किया था, तो भारत ने आर्यभट्ट नामक अपना पहला उपग्रह 1975 में लॉन्च किया था। और जो ये कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था ना, इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसमें सौर सेल होती है, सौर सेल लगा दी जाती है और ये अंतरिक्ष में क्या करती है, तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की उष्मा से क्या होती है, चार्ज होती रहती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये आज के सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन
और अपडेट्स और जो भी सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाएँ, टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ और सेशन को सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी, लाइक शेयर भी कर दें। ठीक है, चलो तभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।